So, hello and welcome to all of you. This is me, Vikram Singh Yadwanshi, on Mission UPSC YouTube channel. एंड आज हम 6 चैप्टर की बात करेंगे हमारे क्लास 6 एनसीईआरटी की। सॉरी टू एवरीवन, ये मैं रिकॉर्डेड से लेक्चर ले रहा हूँ आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है इस समय हमारे पूरे इंडिया में काफी बारिश और तूफान वगैरह हो रहा है, तो उसके कारण कुछ नेट में डिस्टरबेंसेस हो गए। तो होता रहता है, खैर ये सब चीजें तो, लेकिन आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, कैसे ना कैसे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ आप लोगों का, और 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका 6 चैप्टर हम जो है आज करेंगे। तो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम जो है आज सीधे बात करेंगे कि हमारा लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स में कौन कौन से लैंड फॉर्म्स होते हैं, लैंड फॉर्म्स के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स कैसे बनते हैं। एक बेसिक बात जो कि 6 क्लास के एनसीईआरटी कर सकती है, उस लेवल की हम बातें करेंगे। आगे हम डिटेल्स में और दूसरी जो एनसीईआरटीज होंगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये हम शुरू करते हैं। देखिए, ये 6 चैप्टर है आज हमारा, मेजर लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? देखिए, लैंड फॉर्म्स होते हैं कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल फीचर होता है ना सॉलिड सरफेस का। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा सॉलिड सरफेस है, क्रिस्टल सरफेस, हम इसी पर रहते हैं, है ना। ये बात तो आप लोगों को अब तक समझ में आ गई होगी। तो इसके सॉलिड सरफेस पर जो भी नेचुरली या आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, मैनमेड बनाया हुआ भी हो सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियल फीचर्स होगा जो कि सॉलिड, ये हमारा सॉलिड पोर्शन है। तो सॉलिड सरफेस पे जो कि ऐसा लैंडफॉर्म बनेगा जो कि नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, ठीक है ना, ऑफ द अर्थ, उसको हम लैंडफॉर्म बोलेंगे। अब मेजर लैंडफॉर्म क्या होते हैं जो कि मेजर तरीके देखे जाते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, वाटरफॉल, ठीक है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ये सब मेजर लैंडफॉर्म होंगे। और जो हम टोपोग्राफी टोपोग्राफी बोलते रहते हैं, आपने देखा होगा, आप जब टोपोग्राफी सुनते हैं कि टोपोग्राफी क्या होती है, तो इन्हीं लैंडफॉर्म्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट में जो इनका अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे आप ये देखते हैं कि ये माउंटेन बना हुआ है, फिर ये डीप वैली बनी हुई है, ठीक है, डीप वैली के बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ कहीं पर लेक आ जा रही है, ठीक है, लेक बनी हुई है। ये जो पूरा लैंड फॉर्म, ये जो सिनिक फॉर्म बनता है, ठीक है ना, ये जो लैंडस्केप बनता है पूरा, इसको हम टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है, टोपोग्राफी इसको हम बोल देते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर क्या बोलता है? ये चैप्टर शुरू में तो देखिए ये बोलता है कि जो हमारा लिथोस्फेरिक होता है, लिथोस्फेरिक जो पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें रग्ड और फ्लैट टोपोग्राफीज होती हैं। रग्ड और फ्लैट सरफेस की बात कर रहा है, रग्ड मतलब खुरदुरा सरफेस होता है, ठीक है ना, ये हमारा सरफेस है, तो ये जो ऐसा ऐसा खुरदुरा होगा, इसको हम रग्ड सरफेस बोलते हैं। और जो फ्लैट होगा, कि ये फ्लैट है, ठीक है, ये उठा हुआ नहीं है माउंटेन जैसा, फ्लैट सरफेस है, उसको फ्लैट बोलते हैं। तो यू मे हैव नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारा सरफेस है, कहीं पर उठा हुआ है अर्थ पे, कहीं पर डाउन है, कहीं पर फिर उठा हुआ, कहीं सरफेस प्लेन है, तो हमारा एक जैसा नहीं है। लिथोस्फीयर में कहीं पर रग्ड देखा जा सकता है और सम एरियाज आर फ्लैट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ये बोला जा रहा है कि जो ये लैंडफॉर्म्स हैं, ये दो प्रोसेसेस के रिजल्ट होते हैं। जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं, कि हमारे जो ये ऊबड़ खाबड़, जिन्हें अनइवन बोलेंगे, कि कहीं पर माउंटेन है, ठीक है, कहीं पर रिवर्स आ जाती हैं, कहीं पर डिप्रेशन आ जाता है, फिर ऊपर नीचे प्लेट्यू जो बनते हैं, ये दो प्रोसेसेस के कारण बनते हैं, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। वो दो प्रोसेस कौन से होते हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं। एक तो इंटरनल प्रोसेस, 6 क्लास के एनसीईआरटी इसलिए सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको एंडोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेस भी बोलते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि एंडोजेनिक प्रोसेस ये होता है कि दो प्रकार के प्रोसेस हैं, ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं अर्थ में। एक तो बाहरी फोर्सेस लग रहा है, और एक अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं, अर्थ के अंदर से, ठीक है। तो जो अर्थ के अंदर से फोर्सेस लगते हैं, और जो अर्थ के अंदर जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसके कारण हमारे जो माउंटेन बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है, हमारे जो डिप्रेशंस आ जाते हैं, प्लेट्यूज बनते हैं यहाँ पर, जो अंदर से प्रोसेसेस लग रही हैं, उसको हम इंटरनल प्रोसेस या एंडोजेनिक प्रोसेस भी कहेंगे, ठीक है।
ये आपको समझ में आ गई एंडोजेनिक प्रोसेस की। तो ये दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस मैंने आपको बताई, ठीक है। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग इज स्लोली मूविंग, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, जो प्लेट होती है, जैसे ये एक प्लेट मान लीजिए, ठीक है, ये एक प्लेट मान लीजिए, इस पर हमारा लैंड मास है, हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे ये मूव कर रही है, स्लोली मूविंग प्लेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ के जो अंदर की प्लेट्स हैं, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे चलकर, जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे। इसके बारे में थ्योरी भी दी है, एल्फ्रेड ब्रैगनर है, उन्होंने एक थ्योरी दी है, अलग अलग थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो प्लेट्स हमारी मूव कर रही हैं, ये बताया गया है। तो अभी आप यहाँ समझिए कि धीरे धीरे जो हमारी प्लेट्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसलिए इतना डिटेल में बताने की आपको जरूरत नहीं, जो हमारी प्लेट्स हैं वो धीरे धीरे मूव कर रही हैं, उस पे हमारा लैंड मास, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो रखे हुए हैं, तो उसके कारण वो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ के अंदर, ठीक है। अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, लगातार ये प्लेट्स चल रही हैं स्लोली, बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो स्पीड से चल रही हैं, मतलब कई सालों में ये कुछ ऐसा मूवमेंट शो कर पाती हैं कि कई हजार सालों में, कि हमको वो विजिबल हो, हमको दिखे, ठीक है। अगर ये प्लेट्स मूव नहीं कर रही होती तो आप ये सोचिए कि जो हमारा जो माउंटेन है, हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट अभी भी कुछ समय पहले आया था, चाइना और नेपाल ने बताया कि उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये हाइट कैसे बढ़ती है, मैंने आपको बताया था कि ये दो प्लेट्स हैं, ये आपस में टकराई, जब ये आपस में टकराती हैं तो दोनों जब आपस में टकराई तो इस टाइप का उठाव आ जाता है, ठीक है ना। दोनों आपस में ऐसे गई और ये आई और ये टकरा गई, तो यहाँ पर उठाव बनता है। तो जो ये एक दूसरे को टकरा कर, एक प्लेट नीचे को घुस रही है, एक प्लेट ऊपर को आती है, तो उसके कारण फोल्ड डेवलप होता है, पुश होता है आगे की तरफ, तो माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो माउंटेन तो बन चुका है हमारा, माउंटेन को और ये थोड़ी सी हाइट देता है, ठीक है। ये हमारे प्रोसेस चलते रहते हैं कि भाई ये माउंटेन को हाइट देता है, ये प्रोसेस। फिर जो हमारी रिवर्स होती है वो घिसकर, ग्लेशियर जो होते हैं वो घिसकर माउंटेन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, फिर ये हाइट थोड़ा-सा बड़ा कर देती है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है? तो द फर्स्ट जो है वो इंटरनल प्रोसेस है। ये किस 2 प्रोसेस को देता है? अपलिफ्टमेंट, जो हमारा माउंटेन है, हमारा कोई भी पार्ट है उसको उठाता है, अपलिफ्टमेंट होता है। और शिंकिंग, शिंकिंग क्या होती है? कोई भी जैसे पार्ट है, कोई भी प्रोसेस चल रहा है अंदर, जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है, तो आप देखते हैं ये इंटरनल फोर्सेस के कारण ही अर्थक्वेक आता है। तो कोई हमारा पार्ट है कई बार धँस जाता है ज़मीन में, ज़मीन में हमारा कुछ पार्ट नीचे घुस जाता है ना, उसको हम सिंकिंग भी कहेंगे, कि सिंक हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है? इसका ये मतलब है। ये सेवरल प्लेसेस पे इस टाइप की घटनाएँ होती हैं, बताया गया है। ये आपको डू यू नो में बता दूँ, इसमें हिल्स के बारे में बताया कि हमको जनरली कन्फ्यूजन होता है कि यार माउंटेन भी ऐसे दिखते हैं, हिल्स भी ऐसे दिखते हैं, तो क्या अंतर है? तो ये अंतर है कि जो हमारा सी लेवल रहता है, उससे एक नॉर्मल हाइट पे उठा हुआ एक पार्ट, ठीक है, राइज़ हायर देन द सराउंडिंग एरिया इसका ये है, मान लीजिए उससे उठा हुआ एक एरिया जो स्टीप होता है, ये हो गया इसका स्टीपनेस, ठीक है ना? लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो सी लेवल से 600 मीटर लगभग तक उठी रहती है, ठीक है ना? एवरेज जो एलिवेशन होता है, इसकी जो एलिवेशन है, ऊंचाई है इसकी टॉप तक, वो लगभग इसकी 600 मीटर तक होती है, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं होते, और जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो कई थाउज़ेंड मीटर्स में होते हैं, ठीक है? जैसे कि इसमें बोला गया नेम सम माउंटेन्स ऑफ हाइट 8000 मीटर्स, ठीक है? तो आप बता सकते हैं, आप बता दीजिए, कुछ मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि अपना माउंट एवरेस्ट हो गया, धौलागिरी हो गया, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, कंचनजंगा हो गया, ठीक है? मकालू हिल्स हो गया, ठीक है? मकालू रेंज हो गया सॉरी हमारा, ये सब हमारे 8000 की रेंज में आते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप इनको करते हैं, तो जैसे ये छोटे से लिखे हुए हैं, ठीक है ना? मैप प्रैक्टिस इसी तरीके से होगी, एक बार में नहीं होती है। मैं आपको मैप का तो वैसे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी एक साथ लेकर आऊँगा। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा-थोड़ा मैप से खुद को फ्रेंडली करना, इंट्रोड्यूस करना, जैसे नेम सम माउंटेन्स लिखा है 8000, तो जाइए इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा मैप खोल लीजिए, ठीक है ना? फिजिकल मैप खोल लीजिए इंडिया का, और उसमें आप जाकर माउंटेन्स दे सकते हैं, जो हिमालय के यहाँ पर जो माउंटेन्स बने हुए हैं, उसमें आप देख लीजिए कि 8000 के कौन-कौन से हैं, और उनको हाइलाइट कर लीजिए, गोला लगा लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर ये माउंटेन्स हैं, ठीक है ना? तो थोड़ा-सा आपको इस तरीके से नॉलेज हो जाएगा। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, उसकी फोटोज़ दी गई हैं, तो ये क्या है? जैसे ये हमारा लेक है, ठीक है? ये हमारा लेक है। लेक क्या होता है?
जो दिख रहा है वही लेक है। मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। लेक को सिंपल भाषा में बोला जाए, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरी रहती है। कैसी वाटर बॉडी? ये वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से लैंड से घिरी रहती है। चारों तरफ से लैंड से घिरी रहती है। सराउंडेड बाय लैंड, अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल द फोर साइड इज कॉल्ड लेक। ठीक है, ये तो लेक हो गया। फिर हम इसकी बात करें, माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है? एक नॉर्मल सी भाषा है। देखिए, रिवर के 3 स्टेजेस होती हैं। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा रिवर की स्टेजेस, लेकिन यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ। एक तो यूथफुल स्टेज होती है। रिवर बिल्कुल इंसान की तरह होती है, देखिए। ठीक है, इंसान की तरह मूव करती है, इंसान की तरह चलती है और इंसान की तरह डाई कर जाती है। कैसे? पहली इसकी स्टेज होती है यूथफुल एज, यंग एज, जैसे जो आप लोगों की एज है। फिर एक होती है मेच्योर स्टेज। ठीक है, बीच की जो स्टेज आती है वो मेच्योर स्टेज होती है। और थर्ड जो हमारी स्टेज होती है उसको ओल्ड स्टेज बोलते हैं। तो क्या होता है, ओल्ड स्टेज में रिवर हमारी स्लो हो जाती है, उसमें एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ माउथ ऑफ रिवर मतलब यहाँ पर आकर ना वो ओशियन में मिल जाती है। मतलब यहाँ उसकी एक तरीके देखा है डेथ हो जाती है। रिवर अपना अस्तित्व खो देती है यहाँ आकर, यहाँ अपना एग्जिस्टेंस खो देती है, क्योंकि रिवर आती है पूरे एरिया को ट्रेवल करते हुए और ओशियंस में मिल जाती है। तो जहां वो मिलती है, जहां वो खत्म होने वाली होती है, उसको माउथ ऑफ रिवर बोला जाता है। और वहां पर वो एक लैंड फॉर्म बनाती है, डेल्टा। क्या होता है, रिवर स्लो हो जाती है। अब उसके अंदर ये ताकत नहीं रही कि कोई भी चीज उसके सामने आ रही, कोई पत्थर सामने आ रहा है या कोई भी रुकावट सामने आ रही तो वो उसे काट पाए। अब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची, तो वो क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जैसे कि ये उसकी एक रिवर चल रही है। ठीक है, कोई चीज सामने आ गई तो वो यहाँ को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो ये जो होता है, जो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये वापस लौट के कभी अपनी मेन रिवर में नहीं आती, डिस्ट्रीब्यूट होके अलग हो जाती है। ठीक है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, और डेल्टास क्या होते हैं, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो यहाँ पर जो ये मटेरियल लाती है इसको जमा करते जाती है बीच में। ठीक है, मटेरियल जमा होते जाता है। तो ये ट्राइंगुलर फॉर्म में जो ये लैंड शेप बन जाता है, लैंड फॉर्म बन जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है ना। एरिया ऑफ अ फ्लैटलैंड होते हैं जो इनका शेप ट्राइंगल होता है, वेयर द रिवर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर रिवर्स। अपने डिस्ट्रीब्यूटरी में रिवर वो हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, उसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, पेनिनसुला में आपको बता चुका हूँ क्या है। ये ट्राइंगुलर फॉर्मेट आपको दिख रहा है, 3 साइड से जो वाटर बॉडी, जो लैंड मास वाटर बॉडी से घिरा हो 3 साइड से, उसे हम पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया के नीचे का हिस्सा हम पेनिनसुला क्यों बोलते हैं, ये है। ये एक तरफ अरेबियन सी से, एक तरफ बे ऑफ बंगाल से और दूसरी तरफ इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है तीनों तरफ। ठीक है ना, तो इसको इसी कारण से हम बोलते हैं कि ये पेनिनसुलर बॉडी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेनिनसुलर बॉडी। फिर उसके बाद स्ट्रेट में आपको बता चुका हूँ, ये 2 मान लीजिए बड़ी वाटर बॉडीज हैं, ये दिख रही हैं आपको। ये बीच में एक छोटी सी नैरो वाटर बॉडी है जो इन 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ रही है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। आइलैंड वो होता है जो कि एक बीच का पार्ट होता है जो चारों तरफ से ओशियन से घिरा रहता है। ठीक है, उसको हम आइलैंड बोल देते हैं। हिल डिफाइन कर चुके हैं, हिल क्या होती है। बेसन क्या होता है, एक छोटा सा डीप डिप्रेशन होता है, छोटा सा, जहां पर आकर अपना जो जितना भी जैसे पानी गिरता है तो पानी यहाँ के कलेक्ट होता है और फिर वो उसके बाद जाकर अपने मेन ओशियन में मिल जाता है। ठीक है ना। एक डीप डिप्रेशन होता है, बाउल जैसे समझ लीजिए, एक शैलो बाउल हो गया जहां पर जो डिप्रेशन होता है अर्थ सरफेस में। ठीक है, इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद माउंटेन्स, यू ऑल नो माउंटेन्स क्या होते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाइट के लैंडफॉर्म्स होते हैं जिन पे एक बेसिक नैरो समिट होता है और इनका बेस बहुत बड़ा होता है। इसको मैं बताऊंगा समिट और नैरो ये क्या होता है। ठीक है, आगे प्लेट्यूज क्या होते हैं, ये समझिए। ये हमारा फ्लैटलैंड है। ये हमारा फ्लैटलैंड है। ठीक है ना, फ्लैट है, प्लेन है। अब यहाँ पर कोई हिस्सा ऐसा उठा हुआ है लेकिन आगे जाके वो भी फ्लैट है। मतलब कि जो सी लेवल से अगर देखा जाए तो सी लेवल से तो उसकी हाइट बहुत ऊपर है। ठीक है, ये सी है, सी लेवल से देखा जाता है, पहले आपको बताया था सी लेवल को 0 माना जाता है। तो उससे उसकी हाइट जो है काफी ज्यादा है। जैसे आप मान लीजिए कि 1000 मीटर या 2000 मीटर एवरेज तौर पर हाइट उसकी ज्यादा है। ठीक है, ये बेसिक प्लेन्स हैं, प्लेन से ये हाइट थोड़ी ज्यादा, फिर ये एक प्लेन फ्लैटलैंड आ गया। ये फ्लैटलैंड आ गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि प्लेट्यूज को अगर हम बोले तो अ हाई एरिया ऑफ अ फ्लैटलैंड, हाइट पर है
और फ्लैट लैंड भी है यहाँ पर, उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि दूसरे ये प्लेन्स हैं, इनसे ये उठा हुआ है और यहाँ आके फिर ये फ्लैट हो गया, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, ये मिनरल डिपॉजिट में भी रिच होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। कोस्ट क्या होता है आपको पता ही है, जब कोई ओशन, जब कोई लैंड मास होता है, उसके जो कोने की आप जो ये बाउंड्री लाइन जो होती है ओशियन की और लैंड मास की, उसको हम कोस्ट लाइन बोलते हैं। इस्टुमस को आपको पता ही है कि दो बड़े लैंड पार्ट्स, ठीक है, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया लैंड पार्ट, उसके बीच में एक नैरो लैंड मास होता है जो इन दोनों को जोड़ता है, उसको हम इस्टुमस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ये डायग्राम में जितनी चीजें थी वो बता दी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इंटरनल प्रोसेसेस की हमने बात कर ली थी, ठीक है ना। इसमें दो टाइप के प्रोसेस बोले थे, तो सेकंड प्रोसेस कौन सा है? एक्सटर्नल प्रोसेस। इसको हम आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो सब लोग इसको हर बुक में एक्सोजेनिक प्रोसेस लिखा होगा। एक्सोजेनिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस को आप समझिए। एक्सोजेनिक प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताया था, या फिर से बताता हूं कि जो हमारे दो तरीके से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं और एक एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे कौन कौन लगाएंगे, कौन कौन हो सकते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, बताइए आप। ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल लॉजिक से ही समझते हैं कि बाहर और कौन कौन से फोर्सेस हो सकते हैं जो लैंड फॉर्म्स को बदलते हैं। तो एक तो एयर हो गई, ठीक है ना। हवा जो है अपने साथ डस्ट लेकर आती है और मान लीजिए यहाँ माउंटेन है, ठीक है, या कोई भी ऐसा उठा हुआ पार्ट है, ठीक है, उसको ये टकराएगी। टकराएगी जब विंड, जब इसमें वेलोसिटी होती है एयर में, तो उसको विंड बोलते हैं, ठीक है ना। एयर विद वेलोसिटी इज विंड, ठीक है, नॉर्मल विंड की डेफिनेशन। तो जब ये टकराएगी और इसमें रेत के कंकड़ होंगे, डस्ट होगी, पार्टिकल्स होंगे, तो ये क्या करेगी? लैंड फॉर्म्स को घिसेगी। एक तो एयर हो गई। रनिंग वाटर, जो वाटर, स्टेगनेंट वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, जो वाटर दौड़ता हुआ वाटर, ठीक है, तेजी से बह रहा है वाटर, उसके सामने पत्थर आएगा तो वो क्या करेगा? पत्थर को पानी नहीं घोलता, पानी के अंदर जो कण होते हैं, ठीक है, कंकर्स होते हैं, उसके अंदर जो वो मटेरियल लेकर चलता है अपने साथ, आपने देखा होगा जो रेतीला सा मटेरियल होता है, ठीक है, कंकर्स होते हैं, गिट्टियां होती हैं, वो जो लेकर चलता है, वो इससे टकराएगा और इसको वो धीरे धीरे घिसता चला जाएगा, ठीक है ना, वो इसको धीरे धीरे घिसता चला जाएगा। तो क्या होगा? उससे भी हो जाएगा, एक रनिंग वाटर से हो जाएगा। और जो हमारी आइस हो गई, पहाड़ों पे जमी रहती है, वो जब नीचे की तरफ बहेगी, उसमें भी कंकड़ पत्थर होंगे, वो भी घिसती हुई चलेगी, अपरधन जिसे इरोजन करते हुए कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आपको बाहरी समझ में आ गया कि बाहरी ये कौन कौन से फोर्सेस होते हैं। रनिंग वाटर होता है, एयर होता है, ठीक है, और हमारा ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे हम आइस, हमारे रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। तो ये सब जो है ये घिसते हुए चलते हैं इनको, ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रोसेस में आते हैं, जो ये प्रोसेस करते हैं इरोजन का और डिपोजिशन का, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस जो होते हैं, हम ये आइए पढ़ लेते हैं। इज अ कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड। मतलब कि कैसे होती वेयरिंग डाउन? ये पहाड़ है, इसको नदी या एयर घिस रही है, तो वेयरिंग डाउन हो जाएगा। वेयरिंग डाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को धीरे धीरे छोटा कर देना छील कर, या उसको थिन कर देना, छिल छिल कर वो छोटा हो जाए, ठीक है ना। जैसे आलू है, तो आप क्या बोलते हैं? वेयरिंग डाउन द पोटैटो, मतलब आलू को आप धीरे धीरे छील छील कर पतला करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, थिनिंग हो गई इसकी, पतला होते चले जाता है। अब ये वापस से मोटा कैसे होगा? रिवर्स अपने साथ जो मटेरियल लेकर आती है, वो एक जगह जाके जमा करती जाएंगी, ठीक है, इसको घिसेंगी, घिस के ये मटेरियल ले लिया इनने, जो घिसेगा मटेरियल वो इसके साथ निकल जाएगा ना, रिवर्स के साथ, अगर रिवर बह रही है तो, और जाकर कहीं जमा कर देगी। वो जमा करती जाएगी, जमा करती जाएगी, जमा करती जाएगी, तो ये पार्ट उठता चला जाएगा। तो क्या होता है? रीबिल्डिंग, मतलब तोड़ती है और फिर वापस से कहीं जाकर बना देती है उसको, ठीक है, फॉर्म्स में चेंज आता चला जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? रीबिल्डिंग होती है और वेयरिंग डाउन होता है, वेयरिंग डाउन ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ये करती ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस पे होता है, ये पता ही है आपको, ये ऊपर वाला जो हमारा लैंड सरफेस है, यहाँ पर ये एक्टिविटीज हो रही, ठीक है ना, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ। तो एक तो ये क्या करती है, वेयरिंग अवे का जो प्रोसेस होता है, जो छीलने का प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? अपरधन, इरोजन, ठीक है। सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस, ये जो भी हमारा सरफेस होता है ऊंचा, उसको घिस घिस के छोटा कर देती है, प्लेन कर देती है, ठीक है। और दूसरा रीबिल्डिंग का जो प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया, उसको डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन मतलब किसी चीज को जमा करते जाना। तो जमा करने का जो हमारा प्रोसेस है, उसको डिपोजिशन कहते हैं। तो भाई, दो प्रोसेस उसमें क्या बताया? इंटरनल प्रोसेस में हमें बताया
कि इंटरनल प्रोसेस में एक तो अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है ना, और एक शिंकिंग हो जाती है, श्रिंकिंग हो जाती है, ठीक है, इंटरनल प्रोसेस में। और एक्सटर्नल प्रोसेस में दो तरीके से करता है ये काम, एक तो इरोजन हो जाता है और एक डिपोजिशन हो जाता है। ये टर्म्स हमें नहीं भूलना है, जब भी हमें एग्जाम में लिखना है, जब भी हमें कुछ भी करना है, इन्हीं टर्म्स के फॉर्म में हम बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं फॉर्म्स के टर्म में हम बात करेंगे। दीज टू प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय, मैंने आपको बता दिया, रनिंग वाटर से होता है ये, आइस से होता है, विंड से होता है, ठीक है ना, किस तरीके से होता है मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आगे हम देखें कि ये बता रही है कि डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं, माउंटेन बन जाता है, प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यूज बन जाते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके समझते हैं लैंडफॉर्म्स को कि माउंटेन्स में क्या होता है, ठीक है। माउंटेन्स देखिए, अब माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन, नेचुरल है ये, खुद ब खुद नेचुरल प्रोसेस से बनता है, इंसानों ने तो बनाया नहीं है। तो नेचुरल एलिवेशन है ये, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसका स्मॉल समिट होता है और ब्रॉडर बेस होता है। ये यहीं पर ही समझ लेते हैं, ये माउंटेन है। समिट का मतलब होता है हमारे माउंटेन का टॉप या चोटी, ठीक है, समिट। ये क्या होता है, हमारे माउंटेन का टॉप जो होता है उसको हम समिट बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं तो छोटे ही होता है, ठीक है ना, छोटा होगा, जो नुकीला पार्ट होगा, जो टॉप होगा वो तो छोटा होगा। और ब्रॉडर बेस, ये माउंटेन का बेस की बात कर रहा है, ये भाई चौड़ा होता है बहुत बड़ा, ये इतना सा होता है, ये इतना बड़ा होता है, यही बात ये बोल रहा है, ठीक है ना। वही माउंटेन होता है जो नीचे बहुत चौड़ा और ऊपर जाके सकरा कोनिकल हो गया हो, नुकीला हो गया हो, वो माउंटेन है। जिसकी हाइट जो है एवरेज कम से कम 6000 हो, मीटर हो, और 8000 तक, 11000 तक जाती है ये, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हमारा 8800 करीबन है, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसकी हाइट लगभग लगभग कितनी जाती है। इट इज कंसिडर्ड हायर देन द सराउंडिंग एरिया, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारा जो नॉर्मल एरिया है उससे ये बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप सरफेस से, ये हमारा सरफेस है, बेस लेवल है, सी लेवल है, सी लेवल से आप जैसे जैसे हाइट पे जाते जाएंगे, टेम्परेचर जो है घटता जाएगा, ठंड बढ़ती चली जाएगी, पहाड़ों पे आपको ठंड लगती है। अब इसका पूरा प्रोसेस जो है हम क्लाइमेट में समझेंगे, अभी आप इतना समझिए कि जो ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो ठंड ज्यादा बढ़ती चली जाती है, मतलब टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। मान लीजिए नीचे हाइट पे यहाँ पर टेम्परेचर है 25 डिग्री, और थोड़ा ऊपर जाएंगे, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जाएंगे, ठीक है, और हम हाइट पे जाते जाएंगे, ट्रोपोस्फियर में ही जैसे हम जाएंगे अगर हाइट पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 20 डिग्री, और हम ऊंचा जाएंगे 15 डिग्री हो जाएगी, और 10 डिग्री हो जाएगी, तो टेम्परेचर गिरता चला जाता है, इसके कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंट फ्रोजन रिवर ऑफ आइस, रिवर ऑफ आइस क्यों बोलते हैं, जैसे वहां रिवर है पानी की, वो इतनी ठंड के कारण, टेम्परेचर इतना कम होता है उसका जम जाती है, उसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, रिवर ऑफ आइस होती हैं, मतलब बर्फ की नदियां जिसे हम कहें, वो होती है परमानेंटली वहां जमी रहती है, क्यों, क्योंकि वहां परमानेंट टेम्परेचर ही वैसा है कि पानी वहां पर नॉर्मल अपने फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो जम जाता है, ठीक है, टेम्परेचर इतना कम होता है वहां पर, ठीक है। आगे ये बोल रही है कि देर आर सम माउंटेन्स, यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर एक बात बोली गई है, ऐसे बहुत सारे माउंटेन्स हैं जो कि अंडर द सी होते हैं, ठीक है, पानी के अंदर भी, जो ओशियंस होते हैं हमारे, आप जो देखते हैं, आपको जो दिखाई देते हैं, आइलैंड्स वगैरह दिखाई देते हैं, आपको क्या लगता है वो आइलैंड के पानी में तैर रहे हैं? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि वो माउंटेन का सबसे ऊंचा वाला हिस्सा है, माउंटेन का ऊंचा वाला हिस्सा है जो आपको आइलैंड फॉर्म में दिखाई देता है, ठीक है, ऊपर दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि अंडर द सी माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग क्या बता सकते हैं मुझे? ठीक है, ये आपको जानना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें भी डालना चाहिए आपको, मैप में आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ माउंटेन्स बताता हूँ अंडर द सी, ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे। एक तो मैं आपको बताऊं मोना की, ठीक है, मोना किया, ठीक है, ये हवाई में है। ये जो है आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, यू विल बी सरप्राइज, कि ये माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा हाइट है इसकी, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। इसकी माउंट एवरेस्ट से ज्यादा हाइट है, इसकी लगभग हाइट बताई जाती है 11000 मीटर। इतनी हाइट बताई जाती है इसकी, 11000 मीटर लगभग इसकी हाइट बताई जाती है, कि इसकी हाइट जो है 11000 मीटर्स है,
ठीक है। और हमारे माउंट एवरेस्ट की जो है हाइट 8,848 बताई जाती है, ठीक है, मीटर्स में। सोचिए, और ये 11,000 मीटर्स है मोना किया। ठीक है, ऐसे ही वेमा सी माउंट है, फिर हमारा वॉल्टर शोल है, एडम्स है। ये सब हमारे जो हैं सी के अंदर डूबे हुए, हमारे ओशियंस में, हमारे सी में डूबे हुए जो सबमर्ज्ड हैं माउंटेन्स, ये उन माउंटेन्स के नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के मैंने आपको नाम बताए। ठीक है, आगे ये कुछ नहीं कहता, ये कहता है कि माउंटेन पे इतना हार्श क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जिसके कारण यहाँ लोग ज्यादा रह नहीं पाते। सीधी सी बात है, आप ये देखिए, क्या यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है लैंडफॉर्म, क्या यहाँ पर लोगों का रहना पॉसिबल है? ठीक है, कुछ एरियाज पे जो बड़े माउंटेन एरियाज होते हैं उस पे ऐसे पैचेस होते हैं, तो वहां पर लोग रहते भी हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर रहना फिर भी कंडीशन कठिन है। वहां पर स्लोप्स होते हैं, स्टीप्स होते हैं, और वहां पर फार्म के लिए जैसे उगाने के लिए, कोई भी आपको पहले ही पता होगा, एंशंट जो मैं हिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ वहां पर, तो आपको मैंने वहां पर बताया कि लोग वहां रुके कैसे। जब एग्रीकल्चर के लिए जगह मिल गई तो उनको लगा यहाँ से हमको खाना मिल जाएगा, बेसिक नीड। तो बेसिक नीड सबसे पहले फूड की नीड पूरी हुई। फूड की नीड पूरी हुई तो उनने कहा यार कि अब रहने के लिए जगह चाहिए, जब हमें यहीं रहना है, तो उनने शेल्टर बना लिया। जब शेल्टर बना लिया, शेल्टर के साथ साथ उनको कपड़े का ध्यान आया, तो उनने वीविंग और वीविंग शुरू कर दी। ठीक है ना, ये सब चीजें शुरू करी, कपड़ा वपड़ा बनाना उनने शुरू कर दिया। तो इस तरीके से रोटी कपड़ा और मकान की जो बेसिक नेसेसिटी है वो उनकी पूरी हुई। ठीक है, देखिए ये फोल्ड की बात कर रहे हैं, लैंडफॉर्म में फोल्ड कैसे पड़ते हैं। ये यहाँ से मैंने आपको बताया था, इस फोटो को बताता हूँ, ये यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, ये दोनों एक प्लेट है, समझ जाइए। ठीक है, ये दोनों प्रेशर पड़ रहा है, तो जो ये लैंड फॉर्म है यहाँ का, जो यहाँ पर जगह है, वो टकराकर ऐसे ऊपर जैसे दिखा रही है ना, ये बच्ची बता रही है आपको, ये इस तरीके से फोल्ड, जैसे ये हैंकर चीफ में बता रही है, रुमाल में बता रही, फोल्ड पड़ जाता है, ऐसा फोल्ड पड़ जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्रस्ट में फोल्ड पड़ जाता है, तो फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं हमारे। आगे हम इस पे बात करेंगे। तो ये यहाँ तक ये बताता है कि भाई माउंटेन्स पे रहना क्यों मुश्किल है। ठीक है, ये मोना किया के बारे में बताया गया, एक ही माउंटेन बताया मैंने आपको, 4-5 माउंटेन बता दिए। मोना किया है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, हवाई में है। ठीक है, अंडर सी माउंटेन है, माउंट जो हमारा सी है उसके अंदर माउंटेन है। इसकी हाइट लगभग यहाँ पर 10,000 कुछ बताई जा रही है। इसकी जनरली हाइट जो है 11,000 मीटर्स हाइट आती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी 10,000 बताई गई है। कोई एवरेज हाइट आप 11,000 मान लीजिए, कई बुक्स में 11,000 ही दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करें, माउंटेन में भी अरेंज्ड इन द लाइन नोन एज रेंज। ये जो आपको दिख रहा है इस तरीके से माउंटेन है, तो जब बहुत सारे माउंटेन एक साथ एक लाइन में जमे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रेंज बोल देते हैं। माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। ठीक है, ये एक रेंज है, ये दूसरी एक और रेंज है, ये तीसरी एक और रेंज है। तो जो ये पैरेलल एक दूसरे के जमी रहती है रेंजेस, इनको हम पैरेलल रेंज कह देते हैं। और ये बोला गया 100 ऑफ किलोमीटर्स तक ये जमी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर किलोमीटर्स, कई 100 ऑफ किलोमीटर्स जाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो रेंजेस हैं, कश्मीर से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है। ठीक है, कितने 1000 किलोमीटर्स होगा आप खुद सोच सकते हैं। ठीक है ना, तो आगे ये बोल रही है कि जैसे 100 ऑफ किलोमीटर्स है, एग्जाम्पल हिमालय, हिमालय एशिया में है, एल्प्स है यूरोप में, एंडीज है साउथ अमेरिका में। ठीक है, इस टाइप की रेंजेस हैं यहाँ पर। ये आगे बात करते हैं, देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि फोल्ड माउंटेन्स होता है एक, मैंने आपको बताया फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है। ठीक है, फिर ब्लॉक माउंटेन होता है और वॉल्केनिक माउंटेन होता है। ठीक है ना, इस टाइप के हमारे माउंटेन्स बताए गए हैं। अब आपने ये बताइए कि जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्ड माउंटेन्स, तो फोल्ड माउंटेन्स आपको समझ में आया, दो प्लेट्स हैं, यहाँ पर जो सेडिमेंट जमा होता है, ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है हमारी, ये दोनों आपस में टकराए, उसके कारण जो यहाँ फोल्ड आ जाता है। फोल्ड माउंटेन इसलिए कह रहे हैं, जो फोल्ड आ जाता है, ये दोनों आपस में टकराए, उस कारण यहाँ फोल्ड आ गया और यहाँ माउंटेन क्रिएट हो गया। ठीक है ना, उसको हम फोल्ड माउंटेन कह देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते थे हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालय हो गया, एल्प्स हो गया, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये क्यों उठे हुए हैं, अब आप समझ पा रहे हैं? ये इनकी हाइट इसलिए इतनी है कि अभी यंग, मतलब नए, मतलब हमारे एजेस से तो यंग नहीं है, लेकिन अगर हम जियोग्राफिक टाइम स्केल पे बात करें तो ये रिस्पेक्टिवली और दूसरे माउंटेन्स और जो हमारे लैंडफॉर्म्स बने हैं उनसे ये बहुत ही यंग माउंटेन्स है। ठीक है ना, ये अपने यंग स्टेज में यंग माउंटेन्स है, इसलिए इनकी इतनी हाइट है। ठीक है, रग्ड रिलीफ है,
खुरदुरे हैं। रिलीफ का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिवेशन विद इन अ गिवन एरिया, ठीक है, ये इसका मैक्सिमम एलिवेशन है, ये इसका मिनिमम एलिवेशन है, तो ये टोटल इसका रिलीफ हो गया, ठीक है। माउंटेन में क्या होती है, हाई कोनिकल पीक होती है, नुकीली पीक्स होती है, बता दी। अब मैं आपको अरावली माउंटेन्स के बारे में बताऊं। अरावली जो माउंटेन्स हमारे इंडिया में है और जो हमारे एप्लेशियन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका में, ये भी किसी टाइम पे हो सकता है ये हमारे, बोला जाता है ये हमारे हिमालय से भी ज्यादा ऊंचे रहे होंगे, लेकिन ये इतने पुराने हो चुके हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस लगकर, कौन से, जैसे इरोजन, इरोजन होते होते इनकी हाइट छोटी हो गई है, घिस गए। तो अरावली जो इंडिया में है ये हमारा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन कहलाता है, सिस्टम है, ठीक है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। हमारा यूरल है रशिया में, ये भी फोल्ड माउंटेन है, ये एग्जांपल याद रखिएगा, एप्लेशियन माउंटेन, यूरल माउंटेन, ये सब फोल्ड माउंटेन्स है रशिया में, ठीक है ना, जो कि प्लेट्स के टकराने से बने, ठीक है, प्लेट्स के टकराने से ये माउंटेन बने, ओरिजिनी हुई वहां पर, ठीक है। ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स हो गए। मैंने आपको बता दिया अरावली हमारा है सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से माना जाता है, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन ही था, घिस घिस के छोटा हो गया, ठीक है। अब हम फोल्ड माउंटेन्स की बात कर लेते हैं। देखिए फोल्ड माउंटेन्स का क्या है, सॉरी ब्लॉक माउंटेन्स की बात करें। ब्लॉक माउंटेन इसलिए बोल दिया जाता है, जैसे ये कोई हिस्सा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लेन मान लीजिए इसको पूरा, ठीक है, ये प्लेन हिस्सा है, ऊंचाई पर प्लेन ऐसा हिस्सा है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्सेस लग रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, ये कोई हिस्सा है, ये एकदम से नीचे खिसक गया, ठीक है, आपने देखा होगा नीचे खिसक गया हिस्सा, ये नीचे खिसक गया हिस्सा, तो ये जो हिस्से हैं वो ऊपर को रह जाएंगे, ठीक है, ये ब्लॉक नीचे खिसक गया। या कभी ऐसा हो कि नीचे से फोर्सेस लगे और ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए, ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए, ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए, ये नीचे दबा हुआ रह जाए, ठीक है, दोनों ही प्रोसेस से चीज हो सकती है, तो इसको हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। अब इसमें जो ऊपर ये उठा हुआ हिस्सा है, ठीक है, जो ऊपर उठा हुआ जो हिस्सा हमने बताया, इसको हॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो नीचे धस जाता हिस्सा, ठीक है, उसको हम ग्रैबन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, राइन वैली है, वॉसगेज माउंटेन्स है, ये क्या है, यूरोप में है, इनके एग्जाम्पल हैं ये, हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है कि हमारे ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं, कि जब कोई प्लेन हाइट पे टूट जाए, कुछ नीचे, कोई एक ब्लॉक नीचे खिसक जाए, या प्रोसेस में ऐसे फोर्सेस लग जाएं कि ये ब्लॉक ऊपर उठ जाए, तो ये नीचे रह जाएगा। तो इन ब्लॉक्स को जब ये ऊपर नीचे उठ जाते हैं, माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, तो उनको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ऊपर वाला जो टॉप वाला हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ बढ़िया तरीके से। ये हॉर्स्ट हो गया, ठीक है, ये ग्रेवन हो गया, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ग्रेवन, जो ऊपर उठे वाले हिस्से हैं ये हिस्से, इनको हॉर्स्ट, और ये जो नीचे दिख रहे हैं आपको यहाँ यहाँ, इन सबको ग्रेवन बोलते हैं, ठीक है। राइन वैली एक एग्जाम्पल है, वॉसगेस माउंटेन्स एग्जाम्पल है, यूरोप में है, जो कि ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। इसमें ये सजेशन दिया गया जो मैं आपको देता रहता हूँ कि जाइए और वर्ल्ड मैप पर इनको मार्क कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग मार्किंग करते हुए चलेंगे तो आप लोगों के लिए फायदा होगा, ठीक है, और बाकी सजेशन मैं आपको देता रहूंगा। चलिए, सजेशन से मुझे एक चीज याद आई फ्रेंड्स, कि आप लोग जो है बार बार इस चीज से परेशान होते रहते हैं, जैसे मैंने आपको देखा क्लासेस में, जब आप लोग क्लासेस में पढ़ते रहते हैं तो उस समय भी आप लोग ये पूछते रहते हैं, जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर फला बुक का रिसोर्स बता दीजिए, इस बुक का रिसोर्स बता दीजिए। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का बता दीजिए। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने भी यूपीएससी दिया है, मैं भी काफी क्लोजली उसके निकाला है, वहां तक पहुंचा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, एग्जैक्ट आई हैव दैट नॉलेज। तो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है, क्या कर लीजिए आप लोग, ठीक है, सभी लोग जो ये देख रहे हैं, आप लोग एक काम कर लीजिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, ठीक है, नंबर देखिए देने के लिए मना किया जाता है कि फिर बाद में स्टूडेंट ऐसा ना हो कि रात बेरात परेशान कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों पे भरोसा करते हुए अपना नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की कोई भी पर्सनल परेशानी हो, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो लोग मेरे पर्सनल जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरे से जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको दिन रात उसको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम रेडी टू गाइड यू थ्रू योर यूपीएससी गोल, ठीक है। आपको अपने स्टेट पीएससीज के बारे में भी बता सकता हूँ, जो भी आपकी स्टेट पीएससीज हैं, और आपके यूपीएससी के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ अपना, उसमें आप क्या कर लीजिएगा कि सब लोग उस नंबर से मुझे व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिएगा,
मैं एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, एक ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ, उसकी लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम, जैसे मेरी अनअकैडमी पे जब कोई क्लास होगी तो मैं उसकी लिंक भेज दूंगा आपको, ठीक है। आप लोगों को पहली बात, ऐप पे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जब आप लोग देखने जाएं तो VSS10 कोड लगा लीजिए। मेरा ही कोड लगाइएगा, जब जाकर लोगों को ये इंटेंशन मिलता है अनअकैडमी को कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इफ यू लाइक माई क्लासेस यूज माई कोड, ठीक है ना। और 10% डिस्काउंट भी ले लीजिए। स्पेशल क्लासेस तो फ्री हैं आपके लिए, 10% डिस्काउंट प्लस क्लासेस के लिए है, ठीक है ना। जब प्लस क्लासेस लें तो ये कोड लगा दीजिए और 10% डिस्काउंट ले लीजिए। और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, ठीक है, अनलॉक करने के लिए इसको आप VSS10 कोड लगा दीजिए, आपकी ये फ्री में अनलॉक हो जाएगी, फ्री में आराम से क्लासेस मेरी देख सकते हैं, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे ये चाहता हूँ, जैसे मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा रहा हूँ, कई लोग मुझे नीचे लिखते हैं कि सर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स लेकर आइए, डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो ठीक है, चलिए, आप लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट का बोला है तो मैं आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक चीज बताता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी जो लोग पता चले 15-15 20-20 घंटे की क्लास करते हैं, ठीक है। अगर टीचर्स ऐसा कर रहे हैं तो आई कैन से फ्रैंकली दे आर फूलिंग यू, ठीक है। वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। एक क्वेश्चन आना है पेपर में, मैक्सिमम 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट पे, ठीक है। और वो भी बहुत ही बेसिक बातें होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि 5 घंटे की क्लासेस, 5 घंटे की क्लासेस में आपको हो जाना चाहिए। और मैं आपके लिए, क्योंकि आप लोग बार बार डिजास्टर मैनेजमेंट का बोल रहे हैं, तो मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा 5 घंटे का एक क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, जिसमें आपने केवल ये देख लिया, आपको किसी और कोई बुक की, किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। मैं आपको साथ में PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आपको PDF प्रोवाइड हो जाएंगे, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे हमारे मिशन यूपीएससी जो चैनल है, मिशन यूपीएससी जो हमारा टेलीग्राम है, ठीक है। मिशन यूपीएससी लिंक हमारे वीडियो के नीचे दी रहती है। मिशन यूपी 101, ये जो हमारा शुभांक का वो है मिशन यूपीएससी चैनल, इस पे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लेकर आऊंगा, क्योंकि जैसे बच्चों ने डिमांड करी, तो मैं आपसे यही चाहता हूँ। देखिए, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं। आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एंड डिड गुड इन दैट, ठीक है। तो आप मुझे, मैं आपको ये बताऊं कि आप वो ग्रुप बनने से क्या होगा, कि आप मुझे ये बता सकते हैं, आप लोग सब मिलके डिसाइड करके, ऐसा नहीं कि एक बच्चा कुछ बोल रहा है, एक बच्चा कुछ बोल रहा है। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि सर फला चीज का हमारे लिए कोर्स लेकर आ जाइए, या मेंस में फला चीज है तो ये बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके का आप बता सकते हैं, अगर टाइम होगा, और मैं सही टाइम पर उसको लेऊंगा, जैसे कि मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको लेकर आऊंगा, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ये मेरा नंबर है, 8827535802, ठीक है, 8827535802। माय नेम इज विक्रम। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप पे मुझे हाय लिख दीजिए, हाय लिखकर उसमें लिख दीजिए स्टूडेंट फ्रॉम मिशन यूपीएससी, ये जहां के भी आप स्टूडेंट हो, मुझे स्टूडेंट से मतलब है, इस बात से लेना देना नहीं है कि आप मिशन यूपीएससी, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाता मिशन यूपीएससी पर हूँ, तो मैं जाहिर सी बात यही चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स का फायदा हो, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके थोड़ा सा पार्शियल रहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से होंगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। स्टूडेंट स्टूडेंट होता है, मेरा काम है हेल्प करना, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन मिशन यूपीएससी, तो बहुत अच्छा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, मेरा नंबर है, मेरा नाम विक्रम है। हाय स्टूडेंट करके लिख दीजिए, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा और उसमें जोड़ लेंगे। उसमें हम PDF शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। उसमें मैं आपको मोटिवेशनल कोट्स वगैरह, जो आपको पूरे समय मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं पूरे समय कोशिश करूंगा आपको अच्छे अच्छे कोट्स देना, जो आपको अपनी प्रिपरेशन में गाइड करते रहें, ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि आप लोग जो कोर्सेज बताएंगे वो, फिर साथ में पर्सनल टच अगर आपको चाहिए होगा कि सर मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ कि सर ये मुझे बता दिए, तो आप अलग से मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये टॉपिक किस बुक से पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं क्या कर लूं। मैं आपको इसके लिए पर्सनल राय दे दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज माय नंबर, यूज इट, ठीक है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे हर कभी कॉल करके परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूं, मेरी भी एक लिमिट है, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, अब मैं मिटा देता हूँ इसको। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ लिए थे,
अब हम वॉल्केनिक माउंटेन्स देख लेते हैं। सर जी, वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन, सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ प्रोसेस में बताता हूँ। ये एक वॉल्केनो का सरफेस में वेंट निकल कर आया, ठीक है। यहाँ सरफेस के अंदर क्या है? अर्थ के अंदर मैग्मा, ठीक है, मोल्टन मैग्मा है। मैग्मा है ना इसके अंदर। तो क्या होता है, ये सरफेस से यहाँ पर इसको जगह मिल गई और जगह से ये निकल कर आया, ये बहा, ये और बहा, ये लावा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अंदर मैग्मा होता है, जब बाहर ये निकल आता है तो लावा हो जाता है। तो ये जो लावा है ये निकलता चले गया। आप देख रहे हैं प्लेन सरफेस है, ये निकला। ये एयर के कारण और एटमॉस्फेयर के कारण अंदर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ कम है, तो ये जमता चले जाएगा, सॉलिड होता चला जाएगा। ये और जमता चले गया, ये जमता चले गया, जमता चले गया, और ठीक है, इस तरीके से ये जमता चले गया और आगे बढ़कर ये इस तरीके से, ठीक है, और ये एक माउंटेन क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर लेयर बना बना के चढ़ जाता है और एक माउंटेन क्रिएट कर देता है। यहाँ पर क्रेटर होता है जिससे लावा और निकलता रहता है, ठीक है। तो दोनों चीजें इसमें बोली जा रही हैं, जिसको मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन आगे चल के बन जाता है, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के कारण। तो माउंट किलिमंजारो इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है। इसको मैप में मार्क कीजिए। माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। माउंट फ्यूजियामा है, जापान। यहाँ देखते रहते हैं, यहाँ जब देखो वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती है, कभी वॉल्केनो फट जाता है, लावा फट जाता है, यहाँ निकलता है, ठीक है। ये माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। अब माउंटेन्स के बारे में आगे बताया गया है कि ये जो है स्टोर हाउस ऑफ वाटर। स्टोर हाउस ऑफ वाटर क्यों बोला जाता है भाई? माउंटेन्स में ही ज्यादातर रिवर्स का सोर्स होता है। ज्यादातर रिवर कहाँ से निकलती है? माउंटेन से निकलती है, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है, माउंटेन से निकलती है। यहाँ पर बहुत सारे आइस के ग्लेशियर्स भी होते हैं और छोटी छोटी रिवर लेक्स भी फॉर्म हो जाती हैं। तो क्योंकि रिवर यहाँ से निकलती है, इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोला जाता है, कि यहाँ पर भंडार है फ्रेश वाटर का, ठीक है। यहीं से रिवर्स निकलती हैं, चाहे हमारी गंगा हो, चाहे हमारी ब्रह्मपुत्र हो, कहाँ से निकली है? माउंटेन से निकली है ना, ठीक है। कई रिवर्स जो होती हैं उनका सोर्स ग्लेशियर्स में भी होता है, ठीक है। जो ग्लेशियर्स होते हैं, जमे हुए हमारे बर्फ होती है, उसमें भी उनका सोर्स होता है। ये बात यही बोल रही है, ठीक है। आगे इसमें ये बोला गया है कि भाई हमारा जो इतना वाटर निकलता है हाइट से, जो हमारा माउंटेन की हाइट है उससे फोर्स में, क्योंकि हाइट से बहता है पानी तो पानी निकलता है। तो ये पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसको इरिगेशन के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम हार्नेस करते हैं। हार्नेस का मतलब क्या होता है? हम इसको यूज करते हैं, हम इसको सही काम में लाते हैं। रिजर्वोयर्स बना लिए जाते हैं, पानी के स्टोरेज टैंक बना लिए जाते हैं, ऊपर से पानी आता है, डैम बिल्ड कर लिया जाता है, रिजर्वोयर्स बना लिए जाते हैं, इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है इस पानी को, ठीक है। और क्या किया था? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, पता होगी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। क्या है, जब ये हाइट से जो है पानी बहता है तेजी से, ठीक है, एक मशीन लगा दी जाती है यहाँ पर, एक मशीन लगा दी जाती है जिसमें ब्लेड्स रहती हैं, ये ब्लेड्स रहती हैं, ठीक है। अब पानी इन ब्लेड्स पे गिरता है, तो पानी जब ब्लेड्स पे गिरता है तो ये ब्लेड्स, पानी गिरता है, ये घूमी, फिर दूसरे पे गिरा, फिर घूमी, तो ये घूमती है तेजी से, ठीक है ना। पानी इस पे गिरता चला जाता है। तो हाइट का फायदा उठाया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है पानी की, क्योंकि वो एक हाइट से आ रही है, ठीक है। तो दोनों में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों का यूज करते हैं हमारे लोग, ह्यूमंस जो हैं हमारे, इसका यूज करते हैं। और इसका यूज करने में क्या करते हैं कि जो ब्लेड्स होती हैं, ठीक है, टरबाइन में, तो टरबाइन में जो ब्लेड्स होती हैं वो जनरेटर से जुड़ी रहती हैं। यहाँ जनरेटर लगा रहता है, ठीक है, स्पिन करती हैं। तो जनरेटर में जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये घूमता है तेजी से, तो इसके मोशन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, शॉर्ट में समझिए टरबाइन में, ठीक है। टरबाइन नहीं, सॉरी, जनरेटर में, ठीक है। जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से हम पानी से बिजली भी बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यही बता रहा है कि स्टोरेज हाउस ऑफ वाटर है माउंटेन। माउंटेन में ग्लेशियर्स भी होते हैं, ग्लेशियर्स में भी नदियों के स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं। अब उन पानी को हम क्या करते हैं, जब वो नीचे आता है हम उसको रिजर्वायर में, डैम्स बना लेते हैं, उस पानी को यूज करते हैं, हार्नेस करते हैं, ठीक है ना। इरिगेशन कर लेते हैं, इरिगेशन में यूज करते हैं। इरिगेशन कैसे? जो हम फसलों पे पानी छोड़ते हैं उसको इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हम अपनी लैंड को इरिगेट करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लेते हैं। आगे बताया गया है कि रिवर वैलीज जो होती हैं, रिवर वैलीज क्या होती हैं, यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ। वैली के फॉर्मेशन हम 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। वैली जो फॉर्मेशन होती है ना, कैसे वैली बनती है, वी शेप वैली, और वैली के फॉर्मेशंस कैसे होते हैं वो हम वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ये माउंटेन है,
ये माउंटेन है, तो नदियां यहाँ से बहती हैं, तो ये जो एरिया होता है हमारा, ठीक है, ये भी हार्ड है, ये माउंटेन है, ये सॉफ्ट रॉक है यहाँ पर, तो तेजी से नदियां गिरती हैं, यहाँ इसको काटती जाती है, काटती जाती है, काटती जाती है। कैसे काटती है मैं 11th क्लास की एनसीईआरटी में बताऊंगा। पॉट होल्स होते हैं, अलग अलग हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे वो, हम उन्हें वो कहेंगे कि हमारे जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे रिवर्स बनाती हैं, तो उनको क्या कहते हैं, एक हमारा पॉट होल्स होता है, तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूम घूम कर वो काटता जाता है, काटते तक गहरा काटते तक, जब तक कि रिवर अपने बेस लेवल पे ना पहुंच जाए, ठीक है ना। ग्रेडेड करती है, ग्रेड, चलिए उतना गहराई में नहीं जाते हैं, ग्रेडेशन में नहीं जाते हैं हम, ठीक है, तो ये इसको गहराई से काटती जाती है, और माउंटेन्स के बीच में ये एक गहरा, ठीक है, ये गहरी खाई जिसे हम बोलते हैं वी शेप में तब्दील हो जाती है, इसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से वैली बनती है, इसलिए इसको रिवर वैली बोलती है, क्योंकि रिवर बनाती है, ठीक है, वी शेप वैली हो जाती है। वैली, पहाड़ों पे ये जो आपने देखा होगा टेरेसेस रहते हैं, ठीक है, स्टेप्स जैसे समझ लीजिए, यहाँ पर हम कल्टीवेशन, जो पहाड़ी लोग रहते हैं, वो उनके पास लैंड तो और है नहीं, तो यहीं पर ही, जैसे आप चाय पत्ती देखती हैं दार्जिलिंग में, माउंटेन में चाय पत्ती पहाड़ों पे उगाई जाती है, जो जगहें होती हैं उन पे उगाई जाती है, ठीक है, ये होता है, तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है, ये बताया गया है। माउंटेन्स जो है रिच इन फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम याद नहीं रख पाते कि कौन सा एनिमल वाला है। फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, एक तो होता है हम प्लांट्स के बारे में, फ्लोरा मतलब जिसमें सब स्पीशीज कंसिडर कर ली जाती हैं प्लांट्स की, ठीक है, ट्रीज प्लांट वेजिटेशन, फोना मतलब एनिमल से रिलेटेड। तो कैसे याद रखना है, ये शॉर्ट याद रखना, फ्लोरा, फ्लोरा से फ्लोर, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर मतलब पेड़ों में होते हैं फ्लावर, तो फ्लोरा, फ्लावर, ऐसे करके याद रख लो। तो फ्लोरा जो है वो प्लांट्स, फ्लावर से रिलेटेड, प्लांट्स, फ्लावर, ट्रीज, शब्स, ये जितनी चीजें हैं वो फ्लोरा में आ जाती हैं। और फोना जो हो गया हमारा, वो एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, इसका अपोजिट जो बच गया वो एनिमल से रिलेटेड है, याद रहेगा, ठीक है। फॉरेस्ट होते हैं वहां पर, माउंटेन क्या क्या देता है ये बता रहा है, ठीक है, फ्यूल देता है, फ्यूल क्यों, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं। फोडर, फोडर क्या होता है, जानवरों के खाने का जो चारा होता है, चारा जिसे हम कहते हैं, ठीक है, चारा, चारा देता है, रहने के लिए लोगों को जगह दे देता है, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इसमें आते हैं, उगते हैं, ठीक है, यही बताया गया। वॉल्केनिक माउंटेन्स मैंने आपको बता दी है, वॉल्केनिक माउंटेन्स बता रहा है किस तरीके से धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लावा बॉम्ब रहता है और ये पहाड़ बन जाता है, ठीक है ना। मोल्टन रॉक्स फॉलोइंग डाउन द साइड्स कॉल्ड लावा, लावा बता दिए, जो लावा साइड से बह रहा है इन मोल्टन रॉक्स के फॉर्म में, तो हम लावा कहते हैं, इसमें ऐश निकलता है, ठीक है, और लावा निकलता है, ये फोटो दी हुई है वॉल्केनिक माउंटेन्स की, ठीक है। माउंटेन्स में और क्या निकलता है, गम निकलती, गोंद निकलती, रेजिन्स, रेजिन्स क्या होता है बताओ। अरे भैया सीबीएसई वाला स्टूडेंट, बताइए ना, पता ही ना होगा आप लोगों को। अरे बुड़बा, किसमिस, किसमिस यार अपना, ठीक है, या आप लोग अंग्रेज लोग हो तो ड्राइड ग्रेप्स, ड्राइड ग्रेप्स, क्या ना। माउंटेन प्रोवाइड आइडियलिक साइट फॉर टूरिज्म, ये इसमें कोई बताने वाली चीज नहीं, ये पैराग्राफ ऐसे ही बता देता हूँ, एक एक चीज ना बताई जाए इसमें। इसमें ये बोला गया कि भाई जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया होते हैं घूमने फिरने के लिए, टूरिज्म के लिए, यहाँ पर स्पोर्ट्स होते हैं, कहीं पैराग्लाइडिंग होती है, हैंगिंग होती है, सबको पता है, ठीक है ना, रिवर राफ्टिंग होती है, ये सब इसमें चीजें करी जाती हैं, और कुछ खास नहीं बोल रहा है, स्पेशल स्पोर्ट्स बताइए, ठीक है। अब हम प्लेट्यूज पे आ जाते हैं। प्लेट्यूज क्या बोलता है, प्लेट्यू एक एलिवेशन है फ्लैट लैंड की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये फ्लैट लैंड है, ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, और फिर ये हाइट पर, ये हमारा फ्लैटलैंड आ जाता है, जो हाइट पर एक फ्लैटलैंड आता है उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, ठीक है। इट इज अ फ्लैट टॉप टेबल लैंड, ठीक है, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बताया गया है, फ्लैट होता है, ठीक है, स्टीप स्लोप्स होते हैं इसमें, ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है, ये इतना ही बोलता है कि इसमें साइड्स में स्टीप स्लोप्स होते हैं, भैया जब कोई चीज हाइट पे होगी, नॉर्मल सी बात है, तो उस पे स्लोप्स तो होंगे, ये है स्टीप स्लोप्स, ठीक है, होंगी, और ये ऊपर हमारा टेबल लैंड है, जो हमारा फ्लैट है वो होता है, ठीक है। इसकी हाइट वेरी करती है, इसकी हाइट वेरी करती है 4000 से 6000 तक की मीटर की रेंज में जो है हमारे प्लेट्यूज होते हैं, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स, 100 मीटर से थाउजेंड्स मीटर तक कई बार जाती है, ठीक है। प्लेट्यू आर लाइक माउंटेन्स, बी यंग और ओल्ड, ये पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। हमारा फेमस है डेक्कन ट्रैप,
ठीक है, डेक्कन ट्रैप के बारे में आपको बताऊंगा, ये बना कैसे, ओल्डेस्ट प्लेट्यू बोला जाता है। देखिए जब हमारी इंडियन प्लेट है, समझ जाइए, ये हमारी जब ऊपर की जो प्लेट है उससे जब टकराने जा रही थी, ये अभी आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये दोनों आपस में टकराए तो हिमालयन माउंटेन्स बने थे, ठीक है, तो ये प्लेट बन गई। जब ये प्लेट खिसकती हुई जा रही थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, जब मैं आपको इंडियन प्लेट मूवमेंट बताऊंगा उस समय बताऊंगा, तो यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, साथ में वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी चल रही थी, तो लावा निकल के बिछता जा रहा था, ठीक है, लावा निकल के प्लेन सरफेस पे बिछता जा रहा था। तो ये जो लावा निकल के जमा है उसी के कारण ये डेक्कन ट्रैप बना है, ठीक है, ये ऊंचाई पे बन गया फ्लैट, लावा के कारण, वॉल्केनो के कारण, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण, तो ये डेक्कन ट्रैप बन गया, ठीक है, डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं, डेक्कन प्लेट्यू है ये, प्लेट्यू बन गया, ठीक है। ओल्डेस्ट प्लेट्यू है ये, क्यों ओल्डेस्ट प्लेट्यू, ये कब से, जब हमारे हिमालय नहीं बने थे उसके पहले ये बन गया था, ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट है इंडिया में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ईस्टर्न अमेरिकन प्लेट्यू है, ये एग्जांपल दे रहा है, ये इसको आप मार्क कर लीजिएगा प्लीज जाकर, है ना, तो मैप में ईस्टर्न अमेरिकन प्लेट्यू है, केनिया में फेमस है, तंजानिया, युगांडा है, ठीक है, वहां पर वेस्टर्न प्लेट्यू है एक ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू है, वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू है ये, 6000 मीटर लगभग तक जाती है, काफी हाइट है इसकी, वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू, ये कहाँ पर है, अपने ऊपर ही, नेपाल के ऊपर वाला हिस्सा ना जहां आप देखते हैं, वहां है तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बत प्लेट्यू है वहां पर। अब ये बताया गया है कि प्लेट्यू में, यहाँ ये बोला गया है प्लेट्यू जो है बहुत ज्यादा रिच होता है मिनरल डिपॉजिट में, उसके कारण यहाँ पर माइंस भी बहुत ज्यादा होती है, जाहिर सी बात है जहां पर मिनरल्स होंगे वहीं पर ही लोग खोदेंगे ना माइंस के लिए, ठीक है, तो सीधी सी बात है। अब क्यों होते हैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर दिया नहीं है, एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, देखिए हमारा जो प्लेट्यूज हैं वो ओल्ड एंशियंट शील्ड्स ऑफ अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, किसके कारण फॉर्म होती है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ये वॉल्केनो के इरप्शन जो होता है, जो मैग्मा होता है हमारा, मैग्मा निकल कर ऊपर आ जाता है, उसके कारण ये वॉल्केनिक माउंटेन्स या वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है, हमारे प्लेट्यूज बनते हैं। अब दो चीजें होती हैं, देखिए पहली बात तो मैग्मा जो है अंदर, ये अपने आप में ही मिनरल रिच है, मिनरल रिच है ये बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मिनरल्स बहुत होते हैं, तो जब ये बाहर आ जाते हैं तो मिनरल्स होते हैं। अब क्या होता है, जब ये बाहर आते हैं तो इसमें जो ये पेड़ है, ठीक है, डेड एनिमल्स हैं, और भी चीजें हो सकती हैं जो जिसमें कार्बन हो, वो जब लावा बाहर आता है तो ये दबती चली जाती है, पेड़ है दब गए, टूट गए, इसमें दब गए, ठीक है, दबते चले गए, लेयर बन गई, ठीक है, लावा और आता चले गया, लेयर बनाता चले गया, ये रीजंस होते हैं, उसके कारण क्या होता है, ये दब कर हमारे जो पेड़ और एनिमल्स होते हैं क्या होता है, दबते हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, प्रेशर में, हीट में, ये जब प्रेशर, हीट, टेम्परेचर ये सब इनके ऊपर हावी हो जाता है तो ये मिनरल्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है, कोल बन जाता है, कोल बनता है, और जब तब जाता है तो हमने कहा गोल्ड निकलता है, डायमंड निकलता है, ठीक है, कोल के बाद डायमंड आ जाता है, और बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिव जब प्रेशर होता है तो उसके कारण डायमंड्स फॉर्म हो जाते हैं। तो उसी के कारण आप अब समझ गए हैं कि प्लेट्यूज को क्यों मिनरल डिपॉजिट एरिया कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिनरल डिपॉजिट है, ठीक है, यहीं पर ही बड़ी-बड़ी माइंस हैं वर्ल्ड की, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिए, अफ्रीकन प्लेट्यू है, गोल्ड के लिए फेमस है भैया, गोल्ड निकलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, मिनरल डिपॉजिट है। डायमंड मैंने आपको बता ही दिया, कोल है, कोल को और जब बहुत इंटेंस हीटिंग होती है, प्रेशर में जाता है तो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये डायमंड है, डायमंड बन जाता है। अब इंडिया में जगह बताई गई है, इंडिया में वो कौन सी जगह है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है अपना, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है अपना, है ना, झारखंड वाले हिस्से में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहां पर बहुत ज्यादा आयरन, कोल, मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है, ये सभी को पता है, आप सब लोगों को ये पाया जाता है। आगे हम बात करें कि वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स कैसे बन जाती हैं, तो रिवर वाटरफॉल्स फॉर्म होती है ग्रेट हाइट से। देखिए वाटरफॉल का थोड़ा सा फंडा बता दूं, आपको इमेजिन करने में आसानी होगी, ठीक है, यहाँ तो ये बता दिया गया कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में बताया था, तो उनने कहा कि छोटा नागपुर जो हमारा प्लेट्यू है ना, उसी के पास से एक वाटरफॉल भी, हुंड्रू वाटरफॉल बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू पे, ये सवर नरेगा हमारी रिवर है उस पे बनती है। एक फेमस वाटरफॉल है जॉग फॉल पे बनता है, जॉग फॉल है कर्नाटका में बनता है, ठीक है, ये वाटरफॉल्स है हमारे। आगे बोलता है कि जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वो ब्लैक सॉइल में रिच होते हैं, ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है ना, लावा जब हमारा बन जाता है तो जो यहाँ पर लावा बिछता है वो ब्लैक सॉइल पे रिच हो जाता है, ब्लैक सॉइल बन जाता है वहां पर, क्यों,
ब्लैक सॉइल में आयरन बहुत होता है, आयरन ही कारण है जो ब्लैक रंग देता है सॉइल को, ठीक है, बहुत ज्यादा। फर्टाइल होता है बहुत ज्यादा, तो जब फर्टाइल होगा, उपजाऊ होगा, फर्टाइल का मतलब ये है उपजाऊ होगा, ठीक है, तो कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा। प्लेट्यूस पे सिनिक स्पोर्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, हाइट पर है तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं, टूरिज्म प्लेसेस बन जाती है, ये बोलता है। अब मैं आपको वाटरफॉल का थोड़ा सा बताऊं शॉर्ट में। ये ब्लॉक समझ लीजिए, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, हार्ड हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, ये बीच में सॉफ्ट रॉक आ गया, ठीक है, सॉफ्ट रॉक है, ये फिर हार्ड रॉक आ गया। तो क्या होता है, ये हमारी रिवर यहाँ से बहना शुरू हो रही है, तो ये तो हार्ड रॉक है, ठीक है, हार्ड है ये, तो रिवर इसको काट नहीं पाती, या थोड़ा बहुत काट पाती है, इतना थोड़ा सा काट दिया, ठीक है, थोड़ा काटा। लेकिन ये सॉफ्ट रॉक आ गया, रॉक भी तो हार्ड और सॉफ्ट होते हैं ना, तो ये बीच में ऐसी कंडीशन आई कि ये सॉफ्ट है रॉक, तो रिवर जाती और दे बत्ती काटती जाती, इसको काटती जाती, काटती जाती, काटती जाती। तो क्या होता है, ये ऊंचाई, ये हार्ड रॉक से जब नीचे गिरती है, ठीक है, और रिवर फिर गिरती है यहाँ पर, तो ये कई ईयर्स में इस रॉक को काटा होगा, तो ये रॉक काट के यहाँ से गायब कर देती है इतने को, और फिर उसके बाद ये हार्ड रॉक से नीचे फॉल होता है पानी। तो जो ये फॉल होने को, जो ऊपर से नीचे फॉल होता है पानी, हम इसको कहते हैं वाटर फॉल, वाटर गिर रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है ना, इस तरीके से वाटरफॉल बन जाते हैं, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे आगे, उसमें हम देखेंगे और डिटेल में किस तरीके से क्या होता है। मैं अभी आपको एक स्लाइड, एक व्यू देता जा रहा हूँ, ताकि आपको चीजें और हल्की होती जाए और आपको टफ ना पड़े कोई भी आगे चल के चीज, ठीक है ना। अब हम प्लेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेन्स के बारे में ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं, आप जानते हैं प्लेन्स क्या होती हैं। ये प्लेन होते हैं सर, ये प्लेन है, ठीक है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ है, और थोड़े से अनड्यूलेटिंग भी हो सकते हैं। अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या होता है, थोड़े से ऊबड़ खाबड़ भी, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। प्लेन होते हैं ना, प्लेन का मतलब थोड़ी ना कि बिल्कुल ही ऊबड़ खाबड़ हो ही ना। आप चलते हैं ना रोड पर, रोड भी प्लेन में ही आती है, लेकिन क्या उसमें ऊबड़ खाबड़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लेन्स है। प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, बहुत लार्ज फ्लैट एरिया होता है लैंड का, ठीक है ना, वो हमारा होता है। इसकी हाइट 200 मीटर ज्यादा नहीं होती, मीटर कहते हैं सी लेवल से ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। रोलिंग होता है, अनड्यूलेटिंग होता है, स्मूथ होता है, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं देख लो, ये पहाड़ है हमारा, ये यहाँ पर एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में, एक बहुत मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, ठीक है। रिवर आती है यहाँ से, इरोजन करती है पहाड़ियों पर, पहाड़ियों पे इरोजन करके यहाँ पर सैंड सिल्ट हो गया, स्टोन्स हो गया, जमा करती चली जाती, जमा करती चली जाती, जमा करके क्या करती थी, इस गड्ढे को भर देती है। ये गड्ढा भर जाता है, गड्ढा प्लेन में तब्दील हो जाता है। जब ये गड्ढा प्लेन में तब्दील हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ से इरोड किया हुआ मटेरियल भरा गया है, डिपोजिशन हुआ है, तो किसका डिपोजिशन होता है, सैंड का, स्टोन का, सिल्ट का, इन सब का जब डिपोजिशन होता है, उसके कारण यहाँ पर ये जो सॉइल होता है यहाँ का, ये बहुत फर्टाइल होता है, ठीक है, उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर डिपॉजिट होता है, उपजाऊ होता है, उपजाऊ होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर कल्टीवेशन बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है। जब एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फ्लैट लैंड है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बहुत अच्छी है, फ्लैट लैंड है ना भाई, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा बन सकता है, क्यों, रोड बन सकती हैं, गाड़ियां आराम से चल सकती है। पहाड़ों में देखा होगा आपने, कितना डर लगता है, गाड़ियां चल पाती हैं क्या, वहां पर नहीं चल पाती, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, फ्लैट लैंड बन सकती है, फर्टाइल होता है, और थिकली पॉपुलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत बढ़िया है, रहने के लिए फ्लैट लैंड है, अच्छी जगह है, तो ये थिकली पॉपुलेटेड मतलब यहाँ बहुत डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहां पर भी ये वर्ल्ड में है। तो प्लेन्स पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, माउंटेन्स पे कम रहते हैं। अब हमारे लार्जेस्ट प्लेन कौन कौन सी रिवर्स बनाती हैं, अगर हम देख लें, माउंटेन, अगर हम प्लेन्स की बात करें, तो हमारी जो फेमस है बहुत ज्यादा, तो वो है एशिया में हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये प्लेन्स बनाती, जो हमारा यूपी उत्तराखंड वाला जो ये प्लेन है, बिहार वाला जो आप देखते हैं, ये पूरा जो प्लेन एरिया है, ठीक है ना, ये हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है इस प्लेन्स को बनाती हैं। और यहाँ पर कितना आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ है, आप कहते हैं ना यूपी में कितनी पॉपुलेशन है, बिहार में कितनी पॉपुलेशन है, ये कई हजार सालों से हमेशा यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ प्लेन्स है, ठीक है। यांगजी रिवर है चाइना में, ये भी प्लेन बनाती है, ठीक है ना। हाईली प्रोडक्टिव है, मैंने आपको बता दी, हाईली प्रोडक्टिव है यहाँ बहुत ज्यादा, ह्यूमन हैबिटेशन बहुत है, ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल है यहाँ पर, बहुत ज्यादा घनत्व डेंसिटी है लोगों की रहने की,
ठीक है, प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है तो यहाँ एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, और डेंसली पॉपुलेटेड है, बता दिए इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये बता दिया है कि बढ़िया, देखो ये खेती किसानी हो रही है यहाँ पर, गन्ने वन्ने उगाओ खाओ, ये नारियल के पेड़ हैं, नारियल पानी पियो, मस्त रहो। ठीक है, तो मुझे आप लोग, मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है ना। अब हम आगे लैंड फॉर्म्स की बात करें उसके पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज बता दूं। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर ने इन्फॉर्म नहीं किया। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर है। मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट। ठीक है, अन अकेडमी है हमारा। अन अकेडमी आप जानते ही हैं, हम लोग जिसके थ्रू, वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आपको नॉलेज दे रहे हैं हम लोग। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, कि ओनली 6 मंथ, ये देख सकते हैं आप, कैलेंडर हमने बना के दिया है। ठीक है ना, 6 मंथ में ठीक हमारा 27 जून को हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो सुन लें, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स है हमारा। ठीक है, आप लोगों का फाइनल गोल, आप लोगों का ड्रीम डेट ये निकालेंगे जब जाकर आप मेंस देंगे। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स लॉन्च किया है अन अकेडमी ने। अन अकेडमी ने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड लॉन्च लॉन्च किया है। कुछ हमारे सेक्शंस बनाए गए हैं, बैचेस बनाए गए हैं, जिसके थ्रू आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने वो कर लिया है। आप ये देख सकते हैं, आपको मैं बताऊं, बहुत ही वास्ट सिलेबस है हमारा। ठीक है, 20 से ज्यादा एक तरीके सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, बुक्स बहुत सारी होती हैं। ठीक है ना, एग्जाम है और लिमिटेड टाइम है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है, अन अकेडमी इज विद यू। ठीक है, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इट। ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, प्लस कोर्स है। ठीक है ना, आप लोगों का कुछ कम समय बचा हुआ है, कोरोना है तो ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू नहीं हुई है। तो मेरा कहना यह है, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको देता है। ठीक है, जाइए, VSS10 मेरा कोड लगा लीजिए, VSS10। ठीक है, VSS10 विक्रम सिंह शक्तिमान। ठीक है, VSS10 कोड लगा लीजिए और 10% डिस्काउंट ले लीजिए। ठीक है, पूरी फीस मत दे दीजिएगा। बहुत कम टाइम बचा है स्टूडेंट्स, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि जाइए और आप ये प्लीज कोर्स ले लीजिए। आपका बहुत ही 1 साल इंपॉर्टेंट होता है, फिर 1 डेढ़ साल बाद एग्जाम आ पाता है और हमारा टाइम निकल जाता है। ठीक है ना, तो आपको ये कोर्स ले लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी फाइट्स हो रही हैं, चैंपियनशिप शुरू करी गई है। 6 मंथ्स GS बैच कोर्स फॉर यूपीएस सीएसई प्रीलिम्स 2012 2021, बायलिंगुअल है। हिंदी और इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताया जाएगा। ठीक है, बायलिंगुअल कोर्स है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये बैचेस बनाए गए हैं बायलिंगुअल। आप मृणाल सर को जानते हैं, मृणाल सर कितने फेमस हैं इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, इनकी mrinal.org साइट थी। ठीक है, ये इस पे पढ़ाते हैं, इनका बैच बना है, ये इस पे पढ़ाएंगे। ठीक है ना, बायलिंगुअल में इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया जाएगा। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बैच बन रहा है जिसको आप देख सकते हैं, ये 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है माय फ्रेंड्स। ठीक है ना, जो कि स्टार्ट हो चुका है अब तक। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, मेरी बात मानिए। आप लोगों को जल्दी जल्दी, अगर आप लोग कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अदरवाइज खुद सेल्फ प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ आप जाएंगे, आपको कुछ और नहीं करना है, फुल सिलेबस कवर होगा। टॉप एजुकेटर्स मृणाल सर जैसे लोग आपको यहाँ पढ़ाएंगे। पीडीएफ्स हैं आपके पास। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां, पीडीएफ्स हैं आपके पास, पीडीएफ आपको मटेरियल मिल जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशंस, एक एक डाउट आपके क्लियर करे जाएंगे, और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन। आप एक बार फीस देंगे, 40,000 फीस, डिस्काउंटेड फीस जैसे आप देंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन यहाँ पूरी करवाई जाएगी। ठीक है ना, ये बैचेस हैं, आप देख सकते हैं। 2023 के लिए भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो 2023 के लिए अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, जिनको बिल्कुल है कि एक अटेम्प्ट में उनको निकालना है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस कोर्स आप देख सकते हैं, प्लस कोर्स है, आइकॉनिक कोर्सेज हैं, मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पर्सनल कोच मिल जाएगा, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, एक्सपर्ट गाइड, मेंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, ये आपकी कोर्स फीस है गाइस, ये आप देख सकते हैं, कोर्स फीस है आइकॉनिक की, देख सकते हैं 72,000 है। लेकिन ये दे मत देना। ठीक है, कई बार लोग गलती कर देते हैं, मेरा कोड लगा लेना VSS10।
और 10% डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद ये 1 साल की फीस 64,000, 6 से 7 हजार रुपए कम हो जाएगी आपकी फीस मेरा कोड लगाने के बाद। तो ये फीस ले लेना, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ये जाकर लीजिए, कोर्स लीजिए और वहां पर जाके पढ़ाई कीजिए और 6 महीने में निकालिए, ठीक है। माई कोड इज VSS10, ठीक है। टेक 10% डिस्काउंट, ये लिखा हुआ है, यूज माई कोड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि कोर्स हमारा शुरू हुआ है तो सब जगह आपको सभी टीचर्स ये बताएंगे, ठीक है ना। ये जानना भी जरूरी है, नहीं तो आप कहेंगे आपको इन्फॉर्म नहीं किया। और ये बात बिल्कुल सही है, केवल 6 महीने बचे हैं गाइस, 6 महीने बचे हैं जिसमें हमको कोर्स कंप्लीट करके मिनिमम 2 बार रिवीजन भी करना है, ठीक है। और ये मैं आपको पर्सनली बता दूं कि 86 डेज हैं बीच में केवल मेंस के, ठीक है। तो आपको एथिक्स हो गया अपना, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, जितने छोटे मोटे टॉपिक्स हैं मेंस की, ये सब आपको अपने प्री के पहले कवर करके रखने पड़ेंगे। और वो भी मार्च के पहले, मैक्सिमम मार्च के पहले आपको एक कवर करके रख देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, इसमें टोटली डेडिकेटेड आपको प्री के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यही तरीका होता है, यही किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे प्री के, और प्री स्पेसिफिक तैयारी होगी पूरी तरीके से मार्च, अप्रैल और हमारे मई में, ठीक है। जून में हमारा पेपर है, ठीक है ना। तो इस तरह की तैयारी होगी। तो आपको एथिक्स हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। डिजास्टर मैनेजमेंट तो मैं आपको अभी करवा दूंगा, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पीडीएफ भी दे दूंगा नोट्स फॉर्म में, ठीक है। एथिक्स हो गया, ये सब जो है आपको अभी करने पड़ेंगे, पहले ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको ऑप्शनल आपके हवाले है, ऑप्शनल का मैं आपको बताता रहता हूँ। मिनिमम पेपर 1, मेरे भाई बहनों, मेरे साथियों, स्टूडेंट्स, इसको कवर जरूर कर लेना, नहीं तो बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। पेपर 1 कम से कम एक, ठीक है। वैसे तो पूरा ऑप्शनल कवर कर लेना चाहिए, लेकिन अगर तक अभी तक आपने नहीं किया है तो जाइए और एक सब्जेक्ट आपका कम से कम, आप एक पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो आप एक पेपर कम से कम उसमें कवर कर लीजिए, ठीक है ना। आगे हम बात कर लें, आगे हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा हमारे पास अब नहीं है, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ये डायग्राम में ये रोप दी गई है, आपने देखा होगा मूवीज में भी, जो वो झूला बना रहता है, ठीक है ना। झूला इस ओर से, इस पहाड़ी के इस तरफ से उस तरफ पार करने के लिए रस्सियों वाला झूला बनाया जाता है। ये वो रोप ब्रिज की बात कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं कह रहा है, यहाँ पर ये केवल इतना कह रहा है गाइस कि हमारी लाइफ जो है माउंटेन्स पे बहुत डिफिकल्ट होती है, ठीक है। माउंटेन्स पे हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, तो हम लोग प्लेन्स पे रहना पसंद करते हैं। यहाँ पर लाइफ ज्यादा आसान है, क्यों? यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, ठीक है। यहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ पर कल्टीवेशन अच्छा है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, गंदा कर रहे हैं, इसमें कचरा डाल रहे हैं, इसको पॉल्यूटेड कर देते हैं, ठीक है। फिर लैंड फॉर्म्स चेंज भी होते हैं, कुछ ये नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, इसके कारण वाइड डिस्ट्रक्शन होता है, फ्लड्स आ जाते हैं। केदारनाथ में आपने देखा होगा, केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा किस तरीके से फ्लड, तो नेचुरल कैलेमिटी उसके कारण आ जाता है, ठीक है। और हम वेस्टफुल जो मैनर है उसमें हम लैंड को यूज कर रहे हैं, उसके कारण लैंड हमारी बंजर हो जाती है, ठीक है। लैंड हमारी बैरन हो जाती है, जिसे हम बंजर कहते हैं, बंजर धरती, उपजाऊ नहीं रह जाती। इस तरीके से यूज कर रहे हैं गाइस। तो इसमें केवल यही चीज कही गई है कि इट इज अवर ड्यूटी, ठीक है, इट इज अवर ड्यूटी टू लीव अर्थ एज अ बेटर प्लेस फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। यही एक कोड है। इसको हम एनवायरनमेंट में जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। गोल्स भी बनाए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि हम इस तरीके से जमीन को, जंगलों को, फॉरेस्ट को, प्लेन्स को, माउंटेन्स को, जितने लैंड फॉर्म्स हैं, बडीज, ऐसे यूज करें कि हमारा जो आने वाली जनरेशन है, आपके आने वाले बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उनके लिए ये लाइफ, उनके लिए ये लाइफ अच्छी रह सके, उनके लिए पानी यूजफुल रह सके। आप पानी गंदा कर देंगे तो वो लोग क्या पिएंगे, आपके आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे क्या पिएंगे। तो यहाँ यही बताया गया है, क्या खाएंगे अगर एग्रीकल्चर पूरी लैंड बैरन हो गई, बंजर हो गई, तो सस्टेनेबल हम इसको और अच्छी प्लेस बना दें अपने आने वाली जनरेशन के लिए। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड देयर आर गोल्स। ये कई लैंड फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है। डेजर्ट का लैंड फॉर्म है, बीच कैसे बनती है, रिवर्स का लैंड फॉर्म है, ठीक है। लैंड फॉर्म्स हैं, इनको हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये बताया गया है, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स बताए गए, ये है टेरेसेस, ये देख रहे हैं आप, ये बने हुए टेरेस, ये जो स्टेप्स दिख रहे हैं ना आपको यहाँ पर, इन्हीं को हम टेरेस बोलते हैं, ठीक है। इसी पे फार्मिंग कर लेते हैं, ये आपको फार्मिंग करते हुए दिख रही है, ठीक है ना। टी प्लांटेशन होता है, मैंने आपको पहले ही बता रहा, टी प्लांटेशन जोड़ते जाया करो। टी प्लांटेशन से आपको याद आ जाना चाहिए चाय बागान,
चाय बागान टाइम जोन के बारे में मैंने आपको बताया था, चाय बागान टाइम जोन क्या होता है, उसकी डिमांड कैसे हो रही है। ठीक है, तो ये चीजें करेक्ट करते चला करो। ये हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, ये आप रिवर राफ्टिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। चलिए, तो क्वेश्चंस हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, ये मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें थोड़ा डिस्कस तो कर ही सकते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स कौन से हैं आप बता देंगे? मेजर लैंडफॉर्म्स आपने अभी पढ़े हैं, माउंटेन बता देंगे, प्लेन बता देंगे, ठीक है, प्लेट्यू बता देंगे, ठीक है ना, ये सब आप मेजर लैंडफॉर्म्स बता देंगे। ठीक है ना, इनके बारे में दो दो लाइनें लिख देंगे, आपका हो जाएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से बात कर ली जाती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू? ये आप बहुत आराम से बता देंगे, भैया इसकी समिट होती है, ये फ्लैट होता है, फ्लैट लैंड होता है, इसकी हाइट एवरेज हाइट 4000 तक होती है, इनकी तो एवरेज हाइट 8000 9000 तक भी होती है। इस तरीके से आप बता देंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन्स ये बता दोगे, तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ब्लॉक होता है, ठीक है, फोल्ड होता है, ठीक है ना, और वॉल्केनिक होता है। ये बता दोगे तीन टाइप के माउंटेन्स होते हैं। माउंटेन्स यूजफुल कैसे हैं मैन के लिए आप बता दोगे। स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, स्टोरेज ऑफ वाटर हाउस होता है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहते हैं, वैली होता है, ठीक है ना, फर्टाइल होता है क्योंकि वैली से जो डिपोजिशन जमा हो जाता है, टेरेसेस होते हैं वहां पर एग्रीकल्चर हो जाता है, ठीक है। और हमारे जो रिवर्स होती है, मेन रिवर्स हैं, ये पॉइंट मेन है, तो रिवर जो होते हैं उनका ओरिजिन पॉइंट भी यहाँ होता है, ठीक है, तो रिवर्स निकलती है, उसी से हम जी सकते हैं भाई। पानी नहीं होगा तो कैसे जियोगे? हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? प्लेन्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं बता दोगे। ये माउंटेन है, मैंने आपको बता दिया था, गड्ढा टाइप का डिप्रेशन होता है, वहां पर डिपोजिशन होता चला जाता है, रिवर्स यहाँ जमा करती जाती क्या, स्टोन्स, सैंड, सिल्स, तो ये जमा करती है, ये प्लेन भर जाता है, बड़ा फर्टाइल होता है, मजेदार होता है, यहाँ पर आप उगा के खाते हो चीजें, ठीक है, ये हो गया। रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं ये बता दोगे आप, कि प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। और माउंटेन्स थिनली, मतलब यहाँ कम लोग क्यों रहते हैं? भाई माउंटेन है, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, स्लोप्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं होती है, सब चीजें होती हैं, रह नहीं पाते हैं। द माउंटेन डिफर्स फ्रॉम द हिल इन टर्म्स ऑफ, माउंटेन्स और हिल्स में क्या डिफरेंस? एलिवेशन का, है ना, एलिवेशन जो है माउंटेन का बहुत ज्यादा होता है, हिल का बहुत कम होता है। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स कहाँ मिलते हैं भैया? माउंटेन्स में मिलते हैं। केनिया प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, केनिया प्लेट्यू कहाँ लोकेटेड है बताइए? सॉरी, डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन, कहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू? सबको पता है, इंडिया में, महाराष्ट्र वाला जो एरिया है। यांगजी कहाँ पर बहती है? अभी आपको बताया था, प्लेन बनाती है बहुत बड़ा, चाइना, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज इन यूरोप कौन सी है बताइए? ठीक है, माउंटेन रेंज कौन सी है? एल्प्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है? अ डैश इज अ ब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, ठीक है, अनब्रोकन है एक पॉइंट, लो लेवल लैंड है, कौन सी होती है सबसे लो लेवल लैंड? मैंने आपको बताया था 200 मीटर तक की होती है, कौन सी होती है? प्लेन्स। अनब्रोकन है, टूटी हुई नहीं है, ठीक है, स्मूथ है, बताया था प्लेन्स स्मूथ होते हैं, प्लेन्स हो गए। हिमालयज एंड एल्प्स आर द एग्जांपल ऑफ, बताया था आपको, हिमालय और एल्प का एग्जांपल है, कौन से टाइप ऑफ माउंटेन का है? ओल्ड माउंटेन, ठीक है ना। डैश एरिया इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट, क्या है? प्लेट्यू, पता है आपको। द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन, क्या है? ये क्या है? ये बनी हुई है, ये क्या कहते हैं? लाइन से जब माउंटेन रहते हैं हमारे तो रेंज, ठीक है। द डैश एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, कौन सा होता है सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव, कौन सा एरिया होता है? प्लेन्स होते हैं, ठीक है ना, प्लेन एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव इन फार्मिंग। ये हमने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर ली। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, अब हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर में जल्दी आपके लिए कल लेकर आऊंगा। सो विद दिस इट्स अ रैप ऑन आवर सेशन,
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, नंबर मैंने आपको बता दिया, ध्यान दे लीजिएगा उस पर, जो भी आप लोगों को जैसा करना है, जैसा ठीक लगे उस हिसाब से कर लीजिएगा। मैसेज मी देयर।